Today I am happy to introduce you all Sonika Kumari, now going to Lavasana for training day after tomorrow, and I hope you will take a benefit of her UPSC journey experience. हेलो गुड इवनिंग सबको। आ, मेरा नाम सोनिका है और मेरा ये एग्ज़ाम थर्ड अटेम्प्ट में क्लियर हुआ था फर्स्ट टाइम। और इस बार फिर से मैंने दिया था तो फिफ्थ अटेम्प्ट था मेरा। तो मतलब 2021 में। तो माई जर्नी वॉज लिटिल लॉन्ग वन। थर्ड अटेम्प्ट में आई गॉट इन टू डैनिक्स। तो फ्राइडे तक मैं डैनिक्स में हूँ। उसके बाद सैटरडे से मैं ज्वाइन कर रही हूँ यहाँ से रिज़ाइन करके। एंड मैं आई विल बी ज्वाइनिंग एज एन IAS OT देयर। So, whatever questions you have, I'll take it. But once I'll tell you about my journey in UPSC. UPSC से पहले भी मैं अपना जर्नी थोड़ा सा आप लोग को बता देती हूँ। मैंने बीटेक किया है वैसे सिविल इंजीनियरिंग में NIT नागपुर से। और IIT दिल्ली से मैंने एमटेक किया था कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग में। फिर प्राइवेट जॉब में ब्रीफ 1 साल के लिए काम करने के बाद मैं इस जर्नी में आ गई प्रिपरेशन में जॉब छोड़ करके। फिर डैनिक्स एंड देन नाउ IAS। तो सर के पास मैं आई थी बिफोर माय थर्ड अटेम्प्ट। फर्स्ट टाइम में मेरा प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ था। सेकेंड टाइम में मेरा मेंस नहीं क्लियर हुआ। तो जब सेकेंड टाइम में मेरा मेंस नहीं क्लियर हुआ तो आई वाज लिटिल फ्रस्ट्रेटेड कि क्या करना है। Especially I realized कि when I was writing my anthropology का paper optional in 2018, that was my second attempt and first mains, I realized that GS तो मैंने ठीक ठाक लिख लिया था बट एंथ्रो के आंसर्स मुझसे लिखे ही नहीं जा रहे थे वहाँ पे। मतलब मुझे समझ में ही नहीं आता हाउ टू फ्रेम आंसर्स, हाउ टू राइट इट। और मैंने टेस्ट सीरीज भी नहीं लगाया था, इट वाज अ मिस्टेक। वो कर लेना चाहिए था। तो उसके बाद मैं सर के पास आई और मैंने BPSC का ही फॉर्म भर दिया था क्योंकि मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। तो और सेकेंड अटेम्प्ट में थोड़ा लगने लगता है कि बेटर टू लुक आफ्टर प्लान बी एज वेल। और वो मैं सबको सजेस्ट करूंगी, अगर अटेम्प्ट एक के बाद यू कैन लुक फॉर ऑप्शन बी ऑल्सो, कीप समथिंग एज अ बैकअप, दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस। तो BPSC का फॉर्म भर दिया था ये सोच करके कि UPSC का तो भरोसा नहीं है, लेकिन BPSC तो मैं कर लूँगी इजीली। बट फिर भी एंथ्रो में डर था। तो आई वॉज लुकिंग फॉर कि कहाँ ज्वाइन करूँ। तो कुछ एड्स देखे, सर का देखा और BPSC के लिए था, आया था सर का। और BPSC का मेंस आई थिंक कुछ महीनों में था। एंड आई वेंट टू सर कि सर मुझे ज्वाइन करना है। और सर ने कहा कि बैचेस तो शुरू हो गए हैं। आई थिंक आई केम इन मार्च। तो अभी से ज्वाइन कर लो, कुछ क्लासेस करके देख लो, अच्छा लगेगा तो इनरोल कर लेना। तो मैंने 2-3 क्लासेस किया, उसके बाद इनरोल कर लिया। फिर हार्डली 1.5 महीना में पूरा सिलेबस हो गया था ख़त्म BPSC का। और जो बचा वो UPSC का मैंने अपना प्रीलिम्स के बाद किया, जो उस 2019 का प्रीलिम्स था। तो देन ये करने के बाद डेढ़ डेढ़ महीने में पूरा सिलेबस ख़त्म हो गया BPSC का। एंड देन आई गेव माई UPSC प्रीलिम्स 2019। आई ऑल्सो क्वालिफाइड दैट। और इधर BPSC का ही मेंस पास आ रहा था। फिर BPSC का ही मेंस दिया, वो भी क्लियर हो गया था। फिर UPSC का मेंस दिया, वो भी क्लियर हो गया। एंड 19 में आई गॉट इन टू डैनिक्स और वहाँ पे मुझे इंटरव्यू कॉल आ गया था। बट बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी आई वॉज SDM, तो फिर मैं वहाँ नहीं गई, बिहार नहीं गई, बिकॉज लाइक इट वॉज अ पर्सनल चॉइस। फिर मैं वहाँ पे इंटरव्यू कॉल आया था बट आई डिड नॉट गो देयर। फिर उसके बाद एक बार और दिया एंड नाउ फिफ्थ अटेम्प्ट में इतना मतलब IAS मुझे आ गया। तो दिस वाज माय ब्रीफ जर्नी। आप लोग को अगर कुछ एंथ्रो को लेकर के पर्टिकुलरली इफ यू वांट टू आस्क समथिंग, आई वेलकम यू ऑल टू आस्क एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग द प्रिपरेशन। इवन GS का भी आप पूछ सकते हैं, जो भी आपके माइंड में है। तो आप लोग इस बार कोई भी दे रहा है मेंस अभी? सबका नेक्स्ट ईयर ही है या फिर उसके बाद का भी किसी का प्लान है?
2023 दैट इज राइट। ओके ओके। और कब ज्वाइन किया है अभी? सबने अलग अलग टाइम ज्वाइन किया है, एक साथ ही? एक साथ ही है, जून से आप लोगों ने स्टार्ट किया है। और कब तक ये चलेगा ये वाला? सितंबर तक है सर का क्लास, तक तो हो ही जाएगा। um yeah, so how is it going for you guys? Like you find anthro good, tough, या फिर कैसा लग रहा है? इजी लग रहा है, कैसा लग रहा है? इंटरेस्टिंग लग रहा है, राइट? गुड। किसी को ऐसा बहुत हेवी लग रहा है कि अरे क्या है, इतना चीज़ें रटना है, इतने सारे नाम हैं, ट्राइब्स के नाम है, याद नहीं होते, ऑल दैट, फीलिंग दैट, राइट? मेरे साथ भी ऐसा होता था। तो दैट्स वेरी नॉर्मल, जस्ट कीप रिवाइजिंग, ठीक है? और जैसे सर ऐसे इस तरह के एग्जाम्पल्स लेते हैं, व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग एंथ्रोपोलॉजी इन योर डेली लाइफ, उस तरह से अपना पर्सपेक्टिव बना लो अभी के लिए, एटलीस्ट टिल दिसंबर। आप लोग अपने ऑप्शनल पे, अपने जीएस मेंस पे फोकस कर सकते हो। उसके बाद आई वुड सजेस्ट कि, क्योंकि शायद फर्स्ट प्रीलिम्स होगा आप सभी का, तो आफ्टर दिसंबर यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर प्रीलिम्स का, प्रीलिम्स वाइज स्टडी एंड टेस्ट सीरीज एंड एवरीथिंग। बट दिसंबर तक आप लोग एंथ्रो और अपना जीएस और इफ पॉसिबल ऐसे, वैसे ऐसे आप नेक्स्ट टाइम मतलब नेक्स्ट ईयर भी शुरू कर सकते हो आफ्टर यू आर डन विद योर जीएस। तो इस तरह से अपना प्लान करके चलना। एंड जो भी बुक सोर्सेस है वो तो सर ने बताया ही होगा। सर की बुक भी काफ़ी हैंडी है, छोटी सी है, उससे एटलीस्ट 2 बार पढ़ के यू गेट एन आइडिया कि व्हाट इज दिस होल थिंग ऑल अबाउट, व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी ऑल अबाउट। तो बट उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, है ना? बट आफ्टर यू आर डन विथ, जैसे आपने कहा सितंबर में यू विल बी डन विथ योर सिलेबस, राइट? प्लीज डू राइट आंसर्स। आप don't restrict yourself only to reading. Writing is very important. मैं आप लोग सर को इंसिस्ट करना कि वो टेस्ट सीरीज वगैरह शुरू करें, बिकॉज विदाउट राइटिंग आंसर्स इट वोंट हैपन, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। ठीक है? तो दिसंबर तक आंसर्स भी लिख के प्रैक्टिस कर लो, जीएस का भी, एंथ्रो का भी। उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, राइट? कब होगा नेक्स्ट प्रीलिम्स? मई, हाँ। So 4.5 months is good enough time to prepare for next prelims. Because lot of things that you read here are not anthro, but GS में जो पढ़ोगे मेंस के लिए till then, वो आपको प्रीलिम्स में भी बहुत बहुत काम आएगा। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि दिसंबर तक मेंस का ही फोकस करो तो बेटर है। yeah. और एंथ्रो में बुक सोर्सेज आई डोंट वांट टू रिपीट, आई थिंक आप लोग को पता ही है, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी कहाँ से पढ़ना है, सोशल एंथ्रोपोलॉजी कहाँ, राइट? एक्स्ट्रा चीज़ें तो वही होगा कि मैं भी भारत, अगर आप सुना होगा, राइट? एक RSTV पे आता था पहले, ठीक है? इस तरह की चीज़ें देखना शुरू कीजिए। बुक है एक सेपियंस करके, इफ़ यू कैन रीड इट इन योर फ्री टाइम, वो आपको ऐसे राइटिंग में भी हेल्प करेगा। सच थिंग्स यू कैन डू जस्ट टू गेट दैट पर्सपेक्टिव। एंड न्यूज़पेपर में भी यू स्टार्ट सॉर्टिंग आउट न्यूज़ आइटम्स जो एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड है। ज़रूरी नहीं है सिर्फ ट्राइब्स के बारे में, इवन जैसे कोविड है, कोविड को भी आप एंथ्रोपोलॉजी से रिलेट करके देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ों, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी से, इवन एट टाइम्स सोशियो कल्चरल। तो ट्राई टू डेवलप दैट पर्सपेक्टिव, एंड फॉर दैट टू हैपन यू हैव टू रिमेंबर द सिलेबस। कितने लोगों को यहाँ सिलेबस याद है? कितने याद नहीं किया? वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जीएस एज वेल एज फॉर एंथ्रोपोलॉजी। मतलब चार्ट लगा लो अपने डेस्क के आगे and just look at it every single day, every day, do it religiously। मतलब आप लोग ग्रुप में अगर पढ़ सकते हो तो इवन बेटर, यू नो, एक दूसरे को अकाउंटेबल आप लोग कीजिए, यू नो, तुमने देखा क्या, जस्ट आस्क ईच अदर कि सिलेबस याद हुआ क्या, डू दैट, वेरी इंपॉर्टेंट, because that way you will channelize all your energy in right direction। नहीं तो ये जीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं, रैंडम चीज़ें पढ़ते रहते हैं, बुक आई पूरा बुक कवर टू कवर पढ़ लिया। देयर इज नो नीड ऑफ डूइंग दैट, यू नीड टू सॉर्ट थिंग्स, यू नीड टू फिल्टर थिंग्स आउट कि क्या पढ़ना है। न्यूज़पेपर पढ़ रहे 3-3 घंटे पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो ऑल दैट विल नॉट हैपन इफ यू हैव योर सिलेबस इन योर माइंड। रिमेंबर इट, मेमोराइज इट, जीएस का, एंथ्रो का, जस्ट डू इट रिलीजियसली। आई कांट एम्फेसाइज इनफ, डू इट। प्लस
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, दैट इज अनदर थिंग। मतलब सभी लोग बोलते हैं लेकिन करते बहुत कम लोग हैं। मतलब ये सबको पता है कि ये करना है, बट वही है, करते नहीं है, राइट। सो जस्ट डू दिस फॉर बोथ, आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ जीएस एंड एंथ्रो। ऑप्शनल के लिए भी अगर बीपीएससी के लिए कोई अपीयर हो रहा है या फिर स्टेट एग्जाम्स के लिए अगर कोई हो रहा है, तो उसका भी सिलेबस और इसके सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें ओवरलैपिंग है। मैंने क्या किया था, कंपेयर करके जो ओवरलैपिंग चीज़ें हैं वो देख लिया था, और जो एक्स्ट्रा है वो बाद में पढ़ा था। तो दैट वे ऑल्सो यू कैन फोकस योर एनर्जी कि अब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इस पर फोकस करना है। कुछ टॉपिक्स ज़्यादा स्कोरिंग भी हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ पे यू हैव मोर अपॉर्चुनिटीज़ टू गार्निश योर आंसर्स। जैसे कि आप डायग्राम्स का अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है कुछ टॉपिक्स में, कुछ टॉपिक्स में एग्जाम्पल्स केस स्टडी ज़्यादा आप लिख सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो ज़्यादा स्कोरिंग है, ठीक है, ये बहुत लोग बताते हैं, दैट इज़ रियलिटी ऑल्सो। जैसे फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी इज कंसिडर्ड टू बी मोर स्कोरिंग, बिकॉज इसमें स्कोप है आपके पास डायग्राम बनाने का और उसको करंट अफेयर से रिलेट करने का। इस तरह के टॉपिक्स जहाँ पे आप करंट की भी चीज़ें डाल सकते हो, दैट विल एड टू द एग्जाम्पल। एंड ट्राई टू फाइंड आउट लोकल एग्जाम्पल्स ऑल्सो। अगर आप लोग जिस गाँव से हैं, अगर वहाँ पे जब व्हेनेवर यू गो होम, वहाँ पे अगर आप अपने बड़ों से बात कर रहे हैं या फिर आसपास में कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, एंड और उसको अगर आप सिलेबस को याद रखेंगे ना, देन यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग थिंग्स मोर। सिलेबस याद हो गया, फिर लगा कि अच्छा ये हो रहा है, ओके दिस इज अ पार्ट ऑफ दिस पोर्शन ऑफ माई सिलेबस, देन यू कैन एक्चुअली राइट समथिंग फ्रॉम योर रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, योर ओन लाइफ, जो आप आसपास ऑब्जर्व करते हो। ऑल दैट इफ यू राइट, दैट विल डेफिनेटली गिव यू सम एक्स्ट्रा एज ओवर अदर्स। ये भी मैंने देखा है जीएस के लिए भी और ऑप्शनल के लिए भी, क्योंकि दैट शोज कि यू नो द सिलेबस, यू नो द सब्जेक्ट मोर देन अदर्स। बाकी लोग थ्योरी थ्योरी लिख रहे हैं, बुकिश एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं, दैट इज फाइन, बट उसके साथ साथ इफ यू राइट समथिंग एक्स्ट्रा ना, so this is little extra, going a step ahead of others, so that is something you can do, and it's easy also over। अभी आपके पास टाइम भी है, you have almost a year for your mains, right? So over that time you will gather a lot of examples from newspapers, from your daily life, from your parents, grandparents और आसपास का देख करके जो भी। So try doing that also। over a period of time you will have ample amount of examples to quote in your real exam। तो ये सारी पॉइंट्स हैं जो आपको पता है, बट जस्ट ट्राई टू फॉलो इट, एंड दीज थिंग्स आई हैव लर्न द हार्ड वे। जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट टाइम जब मैंने मेंस लिखा था, तो आई डिड नॉट प्रैक्टिस आंसर राइटिंग एंथ्रोपोलॉजी का, तो आई सफर्ड। अब मेरा वो मेंस चला गया ऐसे ही, और उस टाइम तक एंथ्रो में स्कोर लाना एक्चुअली ईजी था। मैंने बहुत ख़राब लिखा था, फिर भी मेरे स्कोर्स डिसेंट आए थे उस। और अभी थोड़ा टफ हो गया है पहले से स्कोर करना, क्योंकि ज़्यादा लोग आ गए हैं, लेकिन ठीक है, अभी भी अच्छा अभी भी ये सब्जेक्ट अच्छा कर रहा है स्टिल। तो अभी भी ट्रस्टवर्दी वो है सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं पबैट टाइप नहीं हुआ है अभी कि कितना भी कर लो मार्क्स नहीं आएंगे। तो दिस इज स्टिल अ गुड सब्जेक्ट एंड गुड चॉइस दैट यू गाइज हैव चोजन एंथ्रोपोलॉजी। बाकी स्टेट का एग्जाम कोई दे रहा है यहाँ पे, किसी भी स्टेट का? कौन सा? बीपीएससी कब है? सितंबर 28 को। आप दोनों दे रहे हो? प्रीलिम्स है होगा, अभी तो मेंस में टाइम है। कुछ पैटर्न चेंज हो रहा है उसका, राइट? तो उसमें तो आप देख लेना, जब प्री के बाद ही देखना। अब तो फोकस उसका प्री का फोकस पे में स्टडी कर रहे हो या रीडिंग इट? के बाद भी एक महीना है, बहुत है, क्योंकि सर तो सिलेबस करा ही देंगे आराम से, ठीक है। उसके बाद बीपीएससी में तो ये है कि सर के नोट से करके चले जाओगे तो बहुत कुछ हो। में बस वही है कि जो करंट में आ रहा है वो सब एग्जाम्पल्स ऐड करते जाओ। खाका कमेटी का रिपोर्ट पढ़ा होगा आई गेस, आप लोगों ने पढ़ा है या फिर पढ़ने वाले हो? पढ़ने वाले हो तो पढ़ लेना, वो अच्छा है काम। और क्या है, बस डायग्राम वगैरह कहीं कहीं इकट्ठा करके रखो। कई बार क्या होता है आंसर्स में, यू जस्ट नीड टू पेस्ट इट। ये चीज़ जीएस में भी काम आती है। जीएस में बहुत सारे फ्लो चार्ट्स ऐसे हैं ना, यू कैन जस्ट कीप इट लाइक कॉपी पेस्ट। अपने दिमाग में बस चीज़ें कुछ फीड कर लो, एक पैटर्न ऑब्जर्व करना शुरू कर दो, प्रीवियस ईयर एनालिसिस करके ना यू कैन स्टार्ट एक्चुअली ऑब्जर्विंग कि यहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं हर साल, ठीक है। ट्राइबल प्रॉब्लम्स में हर साल क्वेश्चन आएगा ही, तो है नहीं आएगा, राइट?
फिर फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में जैसे कि सोमैटोटाइपिंग है, उस पर ऑलमोस्ट ऑल्टरनेट ईयर्स आ ही जाते हैं क्वेश्चंस। तो मतलब इस तरह से आप देखो कि कौन से क्वेश्चन थोड़ा ऑल्टरनेट ईयर में भी एक पैटर्न बनता है, जैसे 2019 है, 2017, 2015, ऐसे कुछ कुछ सिमिलैरिटी आप देखो। ट्राई ऑब्जर्विंग दोज पैटर्न्स, दैट हेल्प्स टू सम एक्सटेंट एटलीस्ट। बाकी एंड हाँ, डोंट लीव आउट एनीथिंग। कुछ चीज़ें हो सकता है क्लास में ना हो कवर, तो फॉर दैट गूगल इज देयर। देर आर सम टॉपर्स की बुक है, अक्षत जैन की बुक है, विवेक भास्मे की बुक है। तो जो भी जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ना, वो उनमें उन बुक्स में मिल जाते हैं। तो ट्राई डूइंग दैट एंड ऑर्गेनाइज योर नोट्स एज पर द सिलेबस। यही बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी मैंने लास्ट मोमेंट पे किया था। इफ़ पॉसिबल आप लोग अभी से कर लो, लूज पेज पे अगर नोट्स बनाते हो, या फिर अगर ऐसा स्प्रिंग वाला भी है तो पेपर वन है, पेपर वन में टॉपिक्स है वन, मतलब चैप्टर्स है 1 2 3 4 5 6। तो जस्ट ट्राई कि एक फाइल में आपका पूरा, आप एक के बाद एक जो भी वर्ड्स है, सिलेबस के जो वर्ड्स है ना, उसके हिसाब से ऑर्गेनाइज करो अपने नोट्स को। दैट विल मेक योर लाइफ इजियर वाइल रिवाइजिंग। बहुत इजी बन जाएगा। नहीं तो पता है क्या होता है, मेरा इससे पहले मैंने हैदराबाद बेस्ड एक कोचिंग किया था सर के पास आने से पहले, ड्यूरिंग माई फर्स्ट मेंस 2018। तो व्हाट हैपेंड, दैट वाज ऑनलाइन ओनली, हैदराबाद बेस्ड था, बट उसमें बहुत रैंडमाइज था वो। मतलब आज फिजिकल चल रहा है, उसके बाद तुरंत नेक्स्ट डे ट्राइबल शुरू हो जाएगा, ट्राइबल के बाद तुरंत सोशियो कल्चरल हो जाएगा। तो आप पेज पलटते रह जाते हो उसके। तो व्हाट यू नीड टू डू इज ब्रिंग थिंग्स टुगेदर। सर तो वैसे ही ऑलरेडी सिस्टमेटिक वे में ही पढ़ाते हैं, बट अगर कुछ इधर उधर होता है तो उसको आप एक साथ कर लिया करो एज पर द सिलेबस। तो जस्ट गो मेक दोज फाइल्स। इसलिए लूज शीट्स पे अगर आप नोट्स बनाते हो, इट बिकम्स लिटिल ईजियर, क्योंकि आप फाइल में वो पेज ऐड करते जाओ, और कुछ भी करंट का नया एग्जाम्पल आता है तो वो उसमें ऐड कर सकते हैं ईजिली, एक पेज और ऐड करके। या फिर अगर डिजिटल नोट्स बनाते हो तो दैट इज ऑल्सो another way of doing that. And while writing answers, also focus on presentation. That matters. Handwriting ठीक ठाक अगर है तो ठीक है, अगर बहुत बुरी है तो ठीक कर लो थोड़ा। और अनदर थिंग इज कि डायग्राम और फ्लो चार्ट वगैरह, दैट मैटर्स है। मतलब लोग हो सकता है कहें कि या तो आपका आंसर बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, अब उसका कंटेंट बहुत ही अच्छा है, तब इतना मैटर नहीं करेगा। बट दीज थिंग्स कम हैंडी वाइल फिलिंग ऑल्सो। कभी कभी आपके आंसर्स, आपके पास कंटेंट कम है, यू वांट टू फिल स्पेस, तो उस टाइम पे भी डायग्राम्स काम आते हैं। अनदर थिंग इज इफ यू वांट टू शो मोर थिंग्स इन लेस स्पेस, आपके पास बहुत सारी चीज़ें लिखने के लिए बट 2 ही पेज है, तो उस टाइम पे भी डायग्राम्स काम आते हैं, फ्लो चार्ट्स काम आते हैं, बिकॉज देन यू कैन शो कि यू नो दिस जस्ट दैट तुम्हारे पास टाइम नहीं है, स्पेस नहीं है, आप लिख नहीं पा रहे हो। तो उस चीज़ पे भी काम करना, डायग्राम्स पे, प्रेजेंटेशन पे, आंसर राइटिंग पे। आपको नॉलेज होगा बट आपको लिखना नहीं आएगा, तो जो आंसर चेक कर रहा है उसको क्या पता चलेगा, राइट? तो थोड़ी पता है कि आपके माइंड में अच्छा आपने यही पढ़ा है वही पढ़ा है। ही इज सीइंग वट एवर इज देयर ऑन द पेपर। तो आंसर राइटिंग, आंसर राइटिंग, आंसर राइटिंग, लाइक देयर इज नो सब्सटीट्यूट टू इट। ठीक है, सर को बोलो कि टेस्ट सीरीज टेल हिम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो और कुछ क्वेश्चंस है तो आप पूछिए, मैं ही बोल रही हूँ तब से। के लिए भी सिलेबस याद करो, ठीक है? सिलेबस जब याद हो जाएगा ना, देन यू कैन वेरी वेल कनेक्ट, तब फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ोगे, तब इजीली बहुत जल्दी हो जाएगा। तो एक शॉर्टकट भी है, शॉर्टकट तो नहीं, सिलेबस तो याद, खैर वो तो तुम टेबल के आगे लगा लो, कुछ भी करके याद करो, मम्मी को बोलो या अपने फ्रेंड्स को बोलो कि मेक श्योर कि मैं इस चीज़ को याद करूँ, जो आपको अकाउंटेबल ठहराए। अनदर थिंग इज न्यूज़पेपर का, मृणाल का एक आता था, आजकल भी शायद आता होगा, वो रोज़ बताता था पहले कि न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना होता है, कि आज के न्यूज़पेपर में इंडियन एक्सप्रेस में ये आया, ये आया, ये नहीं पढ़ना है, वो नहीं पढ़ना है, ही यूज्ड टू टेल दैट। आई थिंक वो आजकल भी शायद आता होगा, एक बार देख लेना आप लोग यूट्यूब पे। तो उस वो बताता था, एंड दैट फोकसेस योर माइंड कि अच्छा मेरे को ये पढ़ना था, ये तो मैंने फालतू में पढ़ लिया। अब लोकल न्यूज़ है, उसका कुछ काम नहीं है, क्राइम वगैरह का कुछ आ रहा है, बट हम लोग का नज़र उस पर ज़्यादा जाता है, दैट हैपन्स। तो तो इस तरह से हो सकता है। और शुरू में टाइम ज़्यादा लगता है, तो जैसे यही बता रहे थे, ओनली आईएएस का वो है, मैंने भी देखा था, एडिटोरियल एनालिसिस है, प्रीलिम्स बूस्टर है,
तो वो एक बार देख लो और उसके साथ साथ न्यूज़पेपर एक बार पढ़ लो, तो एक ही चीज़ को आप एक बार मतलब 2 बार हो गया आपका पढ़ के, वैसे हो सकता है। क्योंकि जैसे आते जाते भी आप ये वीडियोस वगैरह निपटा सकते हैं अगर ट्रैवल कर रहे हो तो। बुक्स, अच्छा, जैसे कि सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी था, तो एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज आई स्टार्टेड रीडिंग दैट। वो पहले तो मैंने सर की वो जो दोनों बुक्स थी वो पढ़ लिया था, और उसके अलावा ये माखन झा की एक बुक थी, उससे मैंने पढ़ा था एंथ्रोपोलॉजी थ्योरी। फिर ये मैरिज वगैरह जो भी है, क्योंकि जो टॉपिक्स है सोसाइटी रिलीजन, वो सर के नोट्स और सर की बुक यहाँ से, प्लस मैंने विवेक भासमे की बुक से एग्जाम्पल्स वगैरह लिख लिए, इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स। इंडियन एग्जाम्पल्स तो सर के भर भर के आते हैं, और इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स थोड़े वहाँ से देख लिया था विवेक भासमे की बुक। फिर फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी मैंने पहले पीनाथ पढ़ा था, बट बाद में आई रियलाइज कि there's another book, right? बी एम दास राइट, वो ही पढ़ा था। रेस वगैरह का टॉपिक उसमें काफ़ी अच्छे से है, और वो बीपीएससी में मुझे काम आया। दैट वाज रेस एंड रेसिज्म, उस पर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर साल आ जाता है क्वेश्चन। तो वहाँ से देखा था बी एम दास फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी प्लस पीनाथ, क्योंकि पीनाथ पहले पढ़ लिया था बट उससे बेटर बी एम दास लगा था मुझे। और सर के नोट्स ऑफ कोर्स, दैट गोज विदाउट सेइंग। देन ये जो होमिनाइजेशन वाला पूरा एवोल्यूशन वाला अगेन सर्च नोट्स, डायग्राम्स फ्रॉम एम्बर एंड एंड अक्षत जैन के बुक से मैंने कुछ कुछ थोड़ा वहाँ से लास्ट में अपडेट किया। फिर आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी वाला जो पार्ट है वो भट्टाचार्य की बुक है, और सर के नोट्स, और आई थिंक दैट्स ऑल। काफ़ी आर्कियोलॉजी, और क्या बचता है पेपर 1, और जो छोटे मोटे बाकी हैं पेपर 1 में, फिर वही भासमे की बुक, भासमे या फिर अक्षत जैन, आप किसी को। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स भी वो भासमे की बुक से देखा था, इट हैड इनफ। अभी तो शायद और मोटा हो गया है, मेरे पास तो थोड़ा पतला वाला ही था पुराना, अभी आई थिंक ही हैज़ अपडेटेड इट इवन, तो उससे देख सकते हैं। जो भी छोटे छोटे टॉपिक्स है ना, वहाँ से वैल्यूडेशन हो जाता है, इसमें अक्षत जैन की बुक कोई सा भी आप देख लो। देन और एक, आई डोंट रिमेम्बर द टॉपर्स नेम, किसी ने तो अपने पूरा डायग्राम का सेट शेयर किया था इनसाइट्स ऑन इंडिया, वैसे जस्ट सर्च कर सकते हो एंथ्रोपोलॉजी डायग्राम्स, मुझे उनका नाम याद नहीं है, बट हाँ, नहीं नहीं उन्होंने नहीं, उनका तो नाम याद रहेगा, आई डोंट रिमेम्बर हर नेम, कोई थी यार, ठीक है, एनीवे आई टेल लेटर। फिर ट्राइबल के लिए आई रेड नदीम हसनैन की बुक, इंडियन एंथ्रोपोलॉजी के लिए भी नदीम हसनैन की बुक पढ़ी थी, एंड सर की बुक, सर के नोट्स, और सर ने एक जर्नल का एनालिसिस करके मुझे दिया था, लाइक ही गेव मी सम नोट्स दैट ही प्रिपेयर्ड, वो भी मैंने अलग से मतलब उन्होंने इसी साल दिया था मुझे, तो वो भी मैंने पढ़ा था। और खाका कमेटी की रिपोर्ट, दैट गोज विदाउट सेइंग, मतलब वो तो पढ़ना ही है आपको, उसमें ऑलमोस्ट ट्राइबल प्रॉब्लम्स अच्छे से एग्जॉस्टिवली कवर किया है। और एक योजना आई थी, टाइम हो गया, 2017 में शायद आई थी, आई थिंक आप देख सकते हो उसके बाद भी अगर योजना आई हो ट्राइबल प्रॉब्लम्स पे, हाँ आई है, ठीक है, तो वो देख लेना, ठीक है, ट्राइबल प्रॉब्लम्स की योजना, क्योंकि वो गवर्नमेंट रिलीज करता है, तो दैट इज़ इम्पोर्टेंट। और फिर मैं भी भारत करके एक सीरीज़ है, उसमें जो पीवी टीचर्स हैं एटलीस्ट उनके एपिसोड्स देख लो, इफ़ पॉसिबल सारे देख लो, अभी तो टाइम है, देख सकते हो, ठीक है, और पीवी टीचर्स के देख लो, और बीपीएससी का देख रहे तो जो बिहार के ट्राइब्स है, झारखंड के ट्राइब्स हैं, उनका एपिसोड अच्छे से देख के प्रॉब्लम्स क्या हैं। फिर और और क्या बचता है, इंडियन एंथ्रोपोलॉजी, विलेज स्टडीज़, और ये सब भी है सर के बुक में है, प्लस यही जो बुक है आर्कियोलॉजी, इंडियन आर्कियोलॉजी, राइट, इंडियन आर्कियोलॉजी भी इसमें कवर्ड है भट्टाचार्य में, तो देख सकते हैं, इसमें डायग्राम्स ही बहुत सारे हैं,
आर्कियोलॉजी में और फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हैव दैट। और वही है, जो भी छोटे छोटे टॉपिक्स इन स्टैंडर्ड बुक्स में आपको डायरेक्टली नहीं मिल रहा, देन गो फॉर विवेक भास्मे और अक्षत जैन, उसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें, तो ये दोनों बुक्स में देख सकते। देन वही है, थोड़ा इधर उधर देखना पड़ेगा, लाइक एम्बर एम्बर से कुछ कुछ टॉपिक्स मैंने देखे थे, जैसे ह्यूमनाइजेशन का देखा था, वो जो मैन का इवोल्यूशन हुआ। लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी का भी डायरेक्टली इतना मिला नहीं मुझे अच्छे से, तो उसको भी मैंने एम्बर एम्बर से देख करके, और और कहाँ, हाँ एक अपाला मिश्रा के भी नोट से देखा, उसके अपाला मिश्रा या उसके नोट्स अवेलेबल थे मार्केट में, तो उससे लिंग्विस्टिक का देखा था। तो दैट इज़, वो इजीली टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, और शी हैज़ ऑर्गेनाइज्ड हर नोट्स वेल, तो वहाँ से भी आप देख सकते। और क्या रह गया, अब तो याद भी नहीं आ रहा है टाइम। प्रीलिम्स का करंट अफेयर, अभी तो डेली बेसिस पे वही करो, न्यूज़पेपर देखो, पढ़ो, और न्यूज़पेपर से नोट्स अभी मत बनाओ, क्योंकि अभी न्यू हो ना सिलेबस, मतलब इसमें प्रिपरेशन में, तो यू विल राइट, टेंड टू राइट अननेसेसरी थिंग्स। अगर आपका न्यूज़पेपर का नोट हाफ पेज में आ रहा है ना एक दिन का, दैट मीन्स यू आर डूइंग इट राइट। प्रीलिम्स का इससे ज़्यादा फैक्ट्स कुछ नहीं मिलता है उसमें, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा बना रहे हो ना, तो डोंट डू दैट। और न्यूज़पेपर के साथ साथ अगर वीकेंड्स पे ये करंट अफेयर्स के मैगजीन कर सकते हो, कोई सा भी ले लो, विजन का डिसेंट रहता है, हर कोई पढ़ता है, तो विजन का कर सकते हो। मैंने विजन का ही किया था, और PD365 किया था, जब PD365 रिलीज हो जाता है टाइम पे, तो उससे सारी चीज़ें कवर हो जाती। बट कीप रिवाइजिंग, आइडिया इज टू जस्ट रिवाइजिंग, डोंट गो कि विजन भी कर लिया, इनसाइट्स भी कर लिया, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, फिर क्या होता है, रिवाइज नहीं कर पाते हम। तो रिवाइज करो और टेस्ट किसी और के दो, ठीक है, मतलब सिर्फ विजन के टेस्ट मत दो, उसके साथ साथ नेक्स्ट IAS या किसी का भी टेस्ट दे दो। क्या होता है कि वो अपने मटेरियल से टेस्ट देंगे, आपको फेक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मुझे सब आता है, right? तो इट्स बेटर टू स्टडी फ्रॉम वन सोर्स एंड राइट टेस्ट ऑफ अदर सोर्स। एंड देन विजन का करने से ये फायदा हो जाता है कि एवरीबडी इज डूइंग दैट, तो आप रिलेटिवली बैकफुट पे नहीं रहोगे, क्योंकि हर किसी को, मान लो कुछ क्वेश्चन आ गया, एवरीबडी नोज दैट एंड यू डोंट नो इट, देन यू आर इन ट्रबल, राइट। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन है जो किसी को नहीं आता, दैट इज फाइन। तो सो विजन का अच्छा रहता है, एंड टेस्ट 2-3 जगह के लगा लो। लेकिन जब भी कोई भी सिलेबस, मतलब कोई भी सब्जेक्ट उठाओ ना, उसका करंट जैसे तुम्हें करना है, तो डू इट आफ्टर यूर डन विद योर स्टैटिक। जैसे मान लो पॉलिटी है, ठीक है, तो माई स्टेप यूज टू बी, पहले जैसे मैं पॉलिटी स्टार्ट करने से पहले क्या करूँगी, मैंने 10 ईयर्स का उसका एनालिसिस कर लिया, या तो खुद से कर लो, नहीं तो विजन का वीडियो है अवेलेबल 10 ईयर्स का एनालिसिस का, पॉलिटी का या फिर जोग्राफी का, तो गो सिलेबस वाइज। तो पॉलिटी का कर लिया 10 ईयर्स एनालिसिस, देन नेक्स्ट स्टेप वुड बी टू रीड द प्रॉपर बुक, की बुक है लक्ष्मीकांत, तो लक्ष्मीकांत पूरा पढ़ लिया जितना ही पढ़ना है। नेक्स्ट स्टेप इज राइट टेस्ट, तो सिलेबस एनालिसिस, रीड द सोर्स, राइट द टेस्ट, देन एनालाइज द टेस्ट। ओके, फिर टेस्ट एनालिसिस किया, पहले तो स्टैटिक के टेस्ट दे दो, ठीक है, स्टैटिक पढ़ा तो स्टैटिक का टेस्ट दो। उसके बाद पॉलिटी का जो भी करंट अफेयर अभी तक कवर हुआ है, मान लो तुम्हें पिछले कितने जून में हुआ था एग्जाम ना, तो जून जुलाई अगस्त, अभी 3 ही महीने हुए हैं, राइट, 1 साल का पढ़ना होता है। अगर उससे पीछे जाना, मान लो जैन से शुरू करना है, तो जैन से शुरू कर सकते हो। तो जैन का पॉलिटी, फेब का पॉलिटी का हिस्सा, फिर मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, तो पॉलिटी सब इन सारे मंथ्स का पढ़ लिया, ठीक है। देन इतने सारे महीने का तुम्हारा पॉलिटी का करंट अफेयर का भी पढ़ के हो गया। उसके बाद टेस्ट दो, कंबाइंड जो टेस्ट होते हैं जिसमें करंट अफेयर्स और स्टैटिक कंबाइन होता है, वो वाला टेस्ट दो, फिर उस टेस्ट को एनालाइज करो। तो दिस वे वन सब्जेक्ट विल बी डन टिल दिस पॉइंट ऑफ टाइम, अभी तक का जो भी करंट था। इस तरह से एक सब्जेक्ट में थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। फिर रिपीट दिस साइकिल फॉर द अदर सब्जेक्ट्स एज। ज्योग्राफी पढ़ा, पढ़ने से पहले पेपर एनालिसिस किया, फिर सब्जेक्ट पढ़ा, सब्जेक्ट पढ़ने के बाद स्टैटिक का टेस्ट दिया, उसके बाद उसका अगर करंट आया है तो करंट पढ़ा, उसके बाद फिर टेस्ट दिया, उसका एनालिसिस। तो दिस वे इट विल बी डन
नहीं तो हम क्या करते हैं, बिना टेस्ट दिए पढ़ के बैठ जाते हैं एंड वी थिंक कि हो गया। बिना टेस्ट के नहीं होगा। मेंस हो, प्रीलिम्स हो, टेस्ट टेस्ट टेस्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हाँ। मेरा तो यार ये फोर्थ मेंस था। शुरू में मैंने डेली आंसर राइटिंग के लिए एक ऑफलाइन टेस्ट भी लगा, टेस्ट नहीं, ऑफलाइन IS बाबा का यहाँ सेंटर खुला था। आई थिंक अभी शायद बंद हो गया है अभी भी। तो उनका TLP ऑफलाइन था, दैट आई हैड ज्वाइंड। तो मैं रोज़ 11 बजे जाती थी, 45 मिनट्स में 5 आंसर्स आ जाती थी। तो ऑनलाइन अगर आप डिसिप्लिन वे में कर सकते हो, वेल एंड गुड, बट ये था खुद से डिसिप्लिन इतना आता नहीं था, तो मैं इधर जाके करती थी। तो डेफिनेटली शुरू में डेली आंसर राइटिंग इज गुड। वंस एक बार थोड़ा पूरा सिलेबस एक बार पढ़ लो, जैसे GS1 मान लो पूरा हो गया, तो स्टार्ट राइटिंग आंसर्स। मतलब मान लो तुम GS2 पढ़ रहे हो अभी, लेकिन GS1 हो गया पढ़ के, तो GS1 के आंसर्स लिख सकते हो, डू दैट। और शुरू में इनर्शिया आता है, तो यू कैन इवन स्टार्ट विथ राइटिंग 1 आंसर और 2 आंसर्स, ठीक है, बट ट्राई टू इंक्रीज इट। और शुरू के आंसर्स क्या होंगे, बहुत टाइम लगेगा, एंड दैट इज परफेक्टली ओके। ठीक है, आपको शुरू में ही 5 मिनट में 7 मिनट में आंसर्स लिखने की जरूरत नहीं। शुरू में यू कैन टेक योर टाइम, हैव सम डिसेंट आंसर, गेट इट चेक्ड, इधर खुद से चेक करो सैम्पल आंसर के साथ मैच करके, या फिर फ्रेंड्स के साथ चेक के साथ बैठ करके एक साथ डिस्कस करके चेक कर। डिस्कशन से चीज़ें याद ज़्यादा रहती, ये चीज़ है। यू कैन डिस्कस इट, फाइंड समवन टू डिस्कस, डू इट, दैट इज़ ऑलवेज बेटर। लेकिन अगर आप अकेले पढ़ना चाहते हो, मतलब कंफर्टेबल हो, दूसरों के साथ डिस्कस करने में नहीं हो, तो दैट इज़ ऑल्सो ओके, बट डिस्कशन इज़ बेटर आई फील। तो इस तरह से कर सकते हो, डेली आंसर्स लिखो। हाँ ऑब्वियसली, हैव टू। मतलब अगर आपका छूट गया तो डिफिकल्ट है सिलेक्शन भी होना, मतलब हाँ, या तो आपके आंसर्स बहुत अच्छे हों। बोथ द थिंग्स एक्चुअली, क्योंकि कंटेंट एनरिच तो हो जाएगा अगर तुम आंसर लिखना शुरू करोगे ना। देखो सिर्फ आंसर लिखोगे नहीं, उसके बाद डिस्कस करोगे। तुम्हारे फ्रेंड ने कुछ आंसर पॉइंट, कुछ एडिशनल पॉइंट बताया, कुछ एग्जाम्पल बताया, ठीक है, यू राइट इट ऑल्सो। अब बोलने, सामने वाला बोल रहा है ना, तो तुम्हारे दिमाग में भी ज़्यादा याद रहेगा, और उसके साथ साथ जब तुम लिख लोगे तो एक मेमोरी और तुम्हारा स्ट्रेंथन हो जाएगा। बाद में जब रिवाइज करोगे तो तुम्हारे पास और 2 फ्रेंड्स के साथ डिस्कस किया, 2 पॉइंट्स और एक्स्ट्रा आ गए, तो कंटेंट इनरिच होता जाएगा ओवर टाइम, ठीक है। तो ओवर टाइम ये हो जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ टाइम पे लिखने का प्रैक्टिस वो तुम्हें करना पड़ेगा। तो बाय द टाइम यू राइट योर मेंस 1 साल बाद, तो तब तक तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट भी विथ प्रैक्टिस हो जाएगा, और ये प्रैक्टिस से तुम्हारे कंटेंट भी अपने आप ही इनरिच हो जाएगा। तो दोनों चीज़ पे फोकस करना होगा, तभी होगा, क्योंकि हाँ हाँ, और वो हो जाएगा विथ प्रैक्टिस ही होगा, विदाउट प्रैक्टिस नहीं होगा। और ये कंटेंट एनरिचमेंट का, ये तो अभी तो आप लोग न्यू हो, वंस यू आर डन विथ योर प्रीलिम्स ना, उसके बाद कंटेंट एनरिचमेंट के लिए यू कैन डू दिस ब्रेनस्टॉर्मिंग थिंग ऑल्सो। ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब, मान लो तुम्हारे पास टाइम है एक टेस्ट लिखने का, बट उसी एक टेस्ट के टाइम में तुम एक्चुअली 2 या 3 टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो मेंटली। अभी तो आंसर राइट करके यू नो कि हाउ टू राइट इंट्रो, हाउ टू राइट बॉडी, हाउ टू राइट कंक्लूजन, ये तो लिख लिख के प्रैक्टिस करो। अभी एक एक आंसर में 15-20 मिनट लगेंगे, इट्स ओके, बट दैट टाइम ना, प्रीलिम्स के बाद टाइम नहीं बचता है, ठीक है, प्री के बाद मेंस तक बिल्कुल टाइम नहीं बचता है। तो आप एक टेस्ट लिख लिए, उसके बाद 3 घंटे में यू कैन एक्चुअली अटेम्प्ट 3 पेपर्स मेंटली बाय डिस्कसिंग इट और बाय जस्ट थिंकिंग अबाउट द पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लिया, उसके बाद सोच लो कि इसके इंट्रो में मैं ये डेटा डालूंगा, आई विल पुट दिस इंडेक्स, जस्ट थिंक अबाउट इट एंड थिंक वेदर यू रिमेंबर इट और नॉट। इफ यू डोंट रिमेंबर, वो बाद में तुम सैम्पल आंसर से देख करके लिख सकते हो। देन बॉडी में, मैं बॉडी को इस तरह से डिवाइड करना है, इसमें ये वाला पार्ट आएगा, एनालिसिस में मैं ये लिखूंगा, वे फॉरवर्ड में ये पॉइंट आना चाहिए। तो ऑल दिस थिंग मेंटली शुड बी डन विद इन अ स्पैन ऑफ 1 to 2 मिनट्स, ठीक है। 2 मिनट के अंदर अगर आप एक आंसर का पूरा एक स्ट्रक्चर अपने माइंड में, पूरा जो वैल्यूडेशन पॉइंट्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, इंडेक्सेस हैं,
जो भी तुमको लिखना है वैल्यू एडिशन के लिए, जो भी पॉइंट्स लिखने हैं वो सोच लिया ना तुमने 2 मिनट में, दैट itself will give you a faster way to think in the exam. एग्जाम में क्या होता है, सोचने में ज़्यादा समय लग जाता है अगर आपके पास प्रैक्टिस नहीं किया। आंसर लिखने में क्या होगा कि इट्स नॉट कि यू आर राइटिंग आंसर विदाउट थिंकिंग तो नहीं लिख सकते, पहले आंसर को सोचना तो पड़ेगा, सोचने में ही ब्लॉकेज आता है अगर आपके पास कंटेंट नहीं है तो। ठीक है, लिखने में नहीं आएगा, हैंड राइटिंग आपकी फास्ट हो जाएगी, सर के नोट्स लिखते लिखते इधर उधर लिखते लिखते हैंड राइटिंग फास्ट हो जाएगी। हैंड राइटिंग में इशू नहीं आएगा, सोचने में इशू आएगा। तो सोचने का जो इशू है वो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग से आप कर सकते हो। तो 2 मिनट का टाइमर लगा के जस्ट थिंक अबाउट एन आंसर, जो जो पॉइंट्स आए जस्ट एक एक पॉइंट में छोटा 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 लिख करके लिख लो। उसके बाद सैम्पल आंसर से मैच करो, सैम्पल आंसर से मैच करके जो पॉइंट्स उसमें हैं और तुमने नहीं लिखे और अच्छे पॉइंट्स हैं तो उसको अच्छे से यहाँ पे लिख लो। एंड बाद में इसी चीज़ को रिवाइज करते जाओ कि ये वाला आंसर अगर इस टॉपिक पे क्वेश्चन आएगा, जैसे राज्यसभा पे क्वेश्चन आएगा तो उस पर ये पॉइंट्स होने चाहिए, और मैंने ये लिखा था, इतना मुझे पता है, नेचुरली मुझे पता है ये पॉइंट्स, लेकिन इतना मुझे नहीं पता है जो मैंने सैम्पल आंसर से लिखा है या जो मैंने अपने फ्रेंड्स के इनपुट से लिखा। तो वो पॉइंट्स को ही ज़्यादा रिवाइज करो, क्योंकि जो तुम्हें नेचुरली पता है वो तो तुम लिख ही लोगे रियल एग्जाम में भी, क्योंकि तब तक पढ़ के बहुत कुछ हो जाएगा, बट जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स है ना दैट विल फेच यू मोर मार्क्स, तो कीप राइटिंग दैट। तो ये 2 मिनट में तुम्हारा एक आंसर हो गया, 60 मिनट्स में एक क्वेश्चन पेपर हो गया 20 मिनट्स का, मतलब लेस देन दैट एक्चुअली। 3 मिनट्स में भी अगर एक आंसर का ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो तो 60 मिनट्स में 20 क्वेश्चन हो। तो काफ़ी लोग ये करते हैं वंस दे आर डन विद देयर प्रीलिम्स, तो फास्टर वे ऑफ थिंकिंग दैट मतलब वो डेवलप हो जाता है। पार्ट वाइज कर लो, अगर फिजिकल हो गया तो फिजिकल के आंसर इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। राइट, अच्छा, राइट, ट्रू, गेट इट। मतलब पढ़ने का ऑर्डर तो जो भी चल रहा है, जो भी आपने पढ़ लिया है दैट इज फाइन। आंसर राइटिंग का क्या है कि डेफिनेटली यू विल गेट अ लॉट ऑफ पॉइंट्स जैसे जैसे पढ़ोगे। तो आप कुछ ट्राइबल का भी एग्जांपल ला सकते हो फिजिकल में, सोशियो कल्चरल में आर्कियोलॉजी का भी ला सकते हो, दैट विल हैपन। बट टू स्टार्ट विथ ना वो बहुत इनर्शिया लगता है खुद को स्टार्ट करने में। तो अगर अभी कर सकते हो, डोंट राइट टू मेनी आंसर्स ना, एक ही आंसर लिखो अभी, ठीक है। मैरिज टॉपिक हो गया तो एक ही आंसर लिखो उसका, बाद में तो ऐड होती जाएंगी चीज़ें, फिर आप जब खुद पढ़ोगे ना खुद के आंसर्स पुराने वाले, देन यू विल फील अरे यार क्या बेकार आंसर लिखा है। बट एटलीस्ट स्टार्ट तो होगा ना। स्टार्ट कर दो, देयर इज नो इशू इन दैट। फिर उसी में तुमको लगेगा अरे इससे तो मैं थ्योरी में भी एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी का इसका एग्जाम्पल डाल सकती थी, उसका डाल सकती थी, इट्स ओके। अभी तुम 15 मिनट निकाल के एक आंसर भी लिख लो, दैट इज ऑल्सो गुड इनफ, गुड स्टार्ट। बहुत एनर्जी आता है आंसर लिखने में, आई हैव फेस्ड इट, आई नो इट। तो जस्ट स्टार्ट, बाद में तो ऐड होती रहेंगी चीज़, योर आंसर विल बिकम बेटर 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 बेटर। ठीक है, गंदा आंसर भी लिख रहे हो बट लिखो, ओके। आई वुड सजेस्ट, अच्छा, ओके, रिवाइज कर पाएंगे, दैट इज द की। रिवाइज कर सकते हैं दैट्स फाइन। न्यूज़पेपर इसलिए सजेस्ट करते हैं क्योंकि वही है, सिर्फ प्री से तो काम नहीं होगा ना, मेंस भी देना है। और मेंस में क्या होता है ऐसे वगैरह में ना, न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हो तो दैट हेल्प लॉट, बिकॉज एक पर्सपेक्टिव डेवलप होता रहता है, आपके पास कुछ यूनिक पॉइंट्स आ जाते हैं। अभी जैसे विजन है या फिर इंसाइट्स है, वो फैक्ट 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 दे दिया, बट एनालिसिस नहीं देते हैं इतना, राइट, या फिर उतना कुछ न्यू इनोवेटिव पॉइंट नहीं देंगे। तो कभी कभी न्यूज़पेपर्स में वो चीज़ें आ जाती हैं। तो डेफिनेटली न्यूज़पेपर अगर कम टाइम में कर सकते हो तो इफ़ पॉसिबल यू ट्राई डूइंग न्यूज़पेपर इन 40 मिनट्स इफ़ पॉसिबल।
अगर वो कर सकते हो तो ये होगा कि विन विन सिचुएशन रहेगा, वो भी कर रहे हो ये भी कर रहे हो। तो अगर टाइम हो सकता है तो कर लो, नहीं तो जब मेरे पास टाइम नहीं होता था तो मैं ओनली इसका प्रीलिम्स बूस्टर वीडियो या फिर ये एडिटोरियल एनालिसिस देख करके कर लेती थी। अगर न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम नहीं है तो, या फिर मतलब मैं तो ये कहूँगी कि न्यूज़पेपर पढ़ो, कम टाइम में पढ़ने की कोशिश करो। मतलब डोंट गिव 1.5 आवर, आधा घंटा अगर दे सकते डोंट लीव इट, क्योंकि कुछ चीज़ें न्यूज़पेपर में चलती रहती है ना, तो वो दिमाग में बैठता रहता है। कुछ चीज़ें देखना एक एक महीने तक खींचेंगी और उससे क्वेश्चन आ जाएगा। मैंने इस बार इंडियन एक्सप्रेस ही पढ़ा था, बाकी उससे पहले हमेशा हिंदू पढ़ा था। मुझे इंडियन एक्सप्रेस आजकल अच्छा लगता है। हिंदू में ये है कि प्रीलिम्स के लिए हिंदू बेटर है, बाकी मेंस के लिए आई थिंक इंडियन एक्सप्रेस बेटर। उसका एक्सप्लेन सीरीज आता है वो काफ़ी अच्छा। अगर हिंदू पढ़ रहे हो तो बस एक्सप्लेन उसका और पढ़ लो। चलेगा, नॉट एन इशू, इतना चलता है। जो चेक कर रहा है उसको भी इतना याद थोड़ी रहता है। नॉट एन इशू। लेटेस्ट लिख रहे हो तो इवन बेटर, बट नहीं आते तो क्या हो, पुराना लिखो, बात नहीं। ट्रेंड तो बेसिकली सेम है ना, ऐसे कुछ रिवर्स तो नहीं हुआ है कि बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी कुछ हो गया हो। सर भी कुछ फ्लो चार्ट्स बनाते हैं क्लासेस में, जैसे आई थिंक याद है ह्यूमनाइजेशन होमिनाइजेशन वगैरह पे शायद उन्होंने बनाया था। अम, कैसे डेवलप करें यार, देखो क्या है ना, बार बार जब पढ़ोगे ना और जब उसके शॉर्ट नोट्स बनाने लगोगे तुम, अभी तो सर वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन कर रहे हैं, यू आर राइटिंग एवरी वर्ड राइट, बट एक होता है खुद का नोट्स भी, ठीक है, जिसमें सर के नोट्स के साथ साथ तुम और भी जगह के सोर्सेस का ऐड करके यू आर मेकिंग योर ओन फाइनल वर्जन, ठीक है। तो उस फाइनल वर्जन में तुम जब पेस को कम करने की कोशिश करते हो ना, तो फ्लो चार्ट्स अपने आप ही बनना शुरू हो जाते हैं। स्पेशली दिस विल कम आफ्टर यू हैव रिवाइज्ड एवरीथिंग एटलीस्ट 3 टाइम्स, ठीक है। तो फ्लो चार्ट्स का टेंशन अभी से मत लो, तुम जो भी सोर्सेज हैं उसको एटलीस्ट 3 3 बार पढ़ लो। उसके बाद वंस यू स्टार्ट कनेक्टिंग थिंग्स ना माइंड में, जब वो कनेक्शंस बनने लगेंगे कि दिस कैन बी कनेक्टेड विद दिस, इसके बाद उसका लॉजिकल फ्लो ये है, इसके बाद ये हुआ ये हुआ ये हुआ, तो फिर फ्लो चार्ट बनेगा, तुमसे खुद ही बनेगा। बट द की इज टू कीप रिवाइजिंग, बार बार रिवाइज करके कनेक्शंस बनना शुरू हो जाएंगे माइंड में, तो माइंड मैप जो होता है ना वो बनना शुरू हो जाएगा, वो होगा, डोंट वरी अबाउट इट। इस सेट की वजह से हो। हाँ हाँ। चल, तो ये देखा है कि मैथ्स में इशू आ रहा है या फिर कॉम्प्रिहेंशन में? इस बार मैथ्स में कम हुआ। देखो मैथ्स तो ऐसा है कि सीख सकते हैं, कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा ये है कि डाइसी रहता है, पता नहीं क्या होगा, है ना। मैथ्स में कॉन्क्रीट हो सकता है। तो मेरा क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था, मतलब इन चीज़ों पे। बट आई वुड सजेस्ट कि अगर सी सेट का पिछले 10 साल का या पिछले जितने भी साल हुए हैं सी सेट, आई डोंट नो कब से, शायद 13 से स्टार्ट, 10 साल तो नहीं हुए अभी, लेकिन सारे के सारे कर लो। ये कभी ये थे, ओके। शॉर्टकट्स वगैरह रेडी किया था मैथ्स का? हम्म। 50, ठीक है। पता है क्या किया होगा तुमने, शायद पूरा पेपर, डिड यू गो थ्रू इंटायर पेपर? हाँ। अच्छा छोड़ा। अच्छा
अच्छा। हम्म। हाँ, तो ऐसा क्यों हुआ? मेरे ख्याल से क्या किया होगा, शायद कुछ क्वेश्चंस पे अटक के ज्यादा टाइम लगाया है ना। वो बहुत बड़ा मिस्टेक है सेट में। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, मतलब बहुत इजी होते हैं, हम उन तक पहुंचते नहीं हैं, वो प्रॉब्लम हो जाता है। हम सॉल्व किए, एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 10 पे अटक गए, उस पे ज़रूरत से ज़्यादा टाइम लगा दिया। फिर एक और क्वेश्चन आया, थोड़ा डर गए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्किप इट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि लास्ट के 4 क्वेश्चन एकदम सही है, राइट। अगर वो पहले करते तो मोरल बूस्ट हो जाता शायद, है ना? तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप खुद को स्टिक ना करें कि ये तो करना ही है सॉल्व। वो हो जाता है कभी कभी कि स्पेशली अगर आपका ऐसा बैकग्राउंड है जहाँ पे मैथ्स आपने पढ़ा है, अच्छा थे मैथ्स में, तो थोड़ा ईगो पे भी हम ले लेते हैं कि अरे ये तो करके रहूंगी, कैसे नहीं हो रहा। तो डोंट गेट स्टक ऑन वन क्वेश्चन, उसको छोड़ करके आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। बाकी स्ट्रेंथ को एनालाइज एनालाइज करो कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस में ज़्यादा एक्यूरेसी आ रही है। बहुत सारे ऑनलाइन ओपन टेस्ट आते हैं आजकल, तो उसमें वो पूरा आपका एनालिसिस करके देंगे कि लॉजिकल रीजनिंग में आपकी एक्यूरेसी इतनी है, मैथ्स के क्वेश्चन में आपका एक्यूरेसी ऑफ अटेम्प्टेड क्वेश्चन इतना है, कॉम्प्रिहेंशन में एक्यूरेसी कितनी है। तो कॉम्प्रिहेंशन तो थोड़ा मुझे डाइसी लगता है, बट अगर अगर वो आपका स्ट्रेंथ है, जैसे इस बार शायद कॉम्प्रिहेंशन में अच्छा है, राइट। क्या किया था, देखा आपने, लाइक डिड यू डू एनीथिंग बेटर दिस टाइम कि कॉम्प्रिहेंशन में ज़्यादा मार्क्स आए? किया था, तो उसका फायदा हुआ था, राइट। इजी लगा, अच्छा। हम्म हम्म। वो होता है वो, इट्स वेरी कॉमन, वो बहुत लोग के साथ होता है। तो पता नहीं, इसके क्लासेस भी वैसे होते हैं इसके सी सेट के, या फिर ऑनलाइन भी अवेलेबल है आई थिंक सोर्सेज, जिसमें फॉर्मूला एंड ट्रिक्स है, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस हो सकता है। तो क्या करो कि मे बी वीक में भी अगर आप 2-2 घंटा भी दे दो, आई थिंक दैट इज ऑल्सो इनफ फॉर सी। अगर डेडिकेटेड टाइम निकाल सकते हो ना, स्पेशली मैथ्स के लिए, या फिर ये जो जिसमें एक्यूरेसी हाई रहेगी, आंसर अगर आया तो पता है कि सही है, वो गलत नहीं होगा, राइट। तो वो कर सकते हैं आप। एंड कॉम्प्रिहेंशन पे ही वर्क करो, क्योंकि काफ़ी लोग कॉम्प्रिहेंशन के बेसिस पे भी निकाल लेते हैं। तो मतलब क्योंकि मैंने खुद नहीं किया था, तो मैं इतना बता नहीं पाऊंगी, बट आई वुड सजेस्ट कि यू हैव ऑलरेडी डन दिस प्रीवियस ईयर का थिंग ना, दैट हेल्प्स। एंड ऑल्सो या कहीं पे देख लो ये टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह, अगर कहीं पे क्लासेस लगा रहे हैं लोग और कहीं का अच्छा है तो ठीक है, करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा है ना, जल्दी आपका हो जाएगा। मतलब दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस ऑल्सो। क्या होता है कि आप अगर कहीं अटक जाते हैं ना, और सी सेट की वजह से अगर होता है, तो और अगर बॉर्डर लाइन पे है मान लो, ठीक है, देन क्या होगा कि आपकी मेंस की तैयारी पे इफेक्ट हो जाएगा। 10-20 दिन जब तक रिजल्ट नहीं आएगा ना, तब तक आप पढ़ाई शुरू नहीं करते। तो वो हो जाएगा, मतलब आई थिंक यू विल डू बेटर टाइम, डोंट वरी अबाउट इट। काफी लोग सी सेट को इग्नोर कर देते हैं, एटलीस्ट आप इग्नोर नहीं कर रहे, दैट्स अ गुड थिंग। इंटरव्यू में, अच्छा, डैफ 2 भरवाते हैं वो एक्चुअली, और डैफ 1, अच्छा स्ट्रैटेजी, स्टडी। हाँ मतलब अगर उसमें तो ऐसा है कि वो तो बात की बात है, जितनी बुक्स पढ़ सको ना, दैट विल ब्रॉडन योर आई माइंड। ब्रॉड माइंड रखना बहुत ज़रूरी है इसके लिए, इंटरव्यू के लिए। आप किसी भी तरह से उनको ऐसा नहीं दिखना चाहिए यू आर समवन हु स्टीरियोटाइप्स people, or somebody who has prejudices against some। तो जितना ओपन माइंड हो सके
उस तरह का माइंडसेट होना ज़रूरी है, ओपन टू लर्निंग, ओपन टू आइडियाज़, उस तरह का। तो स्ट्रैटेजी उसकी तो यही रहेगी कि जो भी आपका बैकग्राउंड रहा है ना, ट्राई टू एनरिच दैट। मतलब आपका जो एक डेफ वन डेफ टू होता है, जिसमें एक तो आप प्री क्लियर करने के बाद भरते हो, दूसरा मेंस क्लियर करने के बाद भरते हो। उसमें यू हैव टू राइट योर हॉबीज। ठीक है, अगर हॉबी अभी नहीं है तो हॉबी डेवलप करना शुरू कर सकते हो। एग्ज़ाम के साथ, एग्ज़ाम के स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए भी यू कैन डेवलप समथिंग लाइक, मैंने मेडिटेशन शुरू कर दिया था, तो मैंने वो भी लिख दिया था मेडिटेशन। एंड ये मुझे टेड टॉक्स देखना पसंद था, तो दैट आई ऑल्सो आई रोट एज माई हॉबी। कुछ लोगों को गार्डनिंग पसंद है, किसी को कुकिंग पसंद है, तो जो भी आपकी हॉबी है उस पर आप वर्क कर सकते हैं अभी से। ठीक है, उससे क्या होगा, आपका स्ट्रेस बर्स्ट, एक तरह से स्ट्रेस बस्टर का भी वो काम करेगा। कुकिंग है तो दे कैन आस्क यू एनीथिंग ऑन कुकिंग। कुकिंग की शुरुआत कैसे हुई, फायर का इन्वेंशन कैसे हुआ, मतलब दे कैन आस्क यू एनीथिंग। वो वो हमें भी नहीं पता। सच में, यू नेवर नो। आई थॉट कि इस बार मेरा बेटर हुआ, बट आई गॉट लो स्कोर, आई गॉट 165 ओनली ऐसे के लिए। आ, ऐसे तो आप तभी करो जब GS 1 2 3 4 एक बार हो जाए एटलीस्ट। ठीक है, बाकी ऐसे का तो ये है कि डिपेंड्स ऑन क्या टॉपिक आ रहा है। एंड मैंने शब्बीर सर की क्लास लगाई थी, आई लाइक्ड इट। मतलब ही उन्होंने इस तरह से बताया था कि whenever a topic comes, try to break that word। टॉप जैसे hands that rock the cradle इस बार था टॉपिक 2021 में, hands that rock the cradle rules the world ऐसे करके। तो he will tell you how to break down the topic into different perspective, कि आप उस चीज़ को अलग अलग टॉपिक से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, आप उसको किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं। इसको कुछ क्वेश्चंस आंसर करने के लिए मतलब यू कैन आस्क योर सेल्फ सम क्वेश्चंस टू राइट एन ऐसे। यू कैन आस्क योर सेल्फ कि व्हाट इज द हैंड दैट रॉक्स द क्रैडल। तो इसमें मदर हो सकता है, इसका एग्जाम्पल नेचर हो सकता है, मदर नेचर। इसका एग्जाम्पल वुमेन हो सकता है, इसका एग्जाम्पल में सोसाइटी हो सकता है, सोसाइटी कैन बी अ नर्चरर। hands that rock the cradle is actually about mother, so mother can be anything, mother can be nature also, right? mother is a society also, mother can be, मतलब अलग अलग जगह से ब्रॉड, जितना ब्रॉड सोच सको उस तरह से सोचना ऐसे में। अनदर थिंग, एक तो एक क्वेश्चन है व्हाट इज द हैंड दैट रॉक्स द क्रैडल, मेंटली सोचो, डोंट राइट इट, मतलब रफ में लिख सकते हो, फेयर में नहीं। फिर हाउ इज द हैंड दैट रॉक द क्रैडल, हाउ डज दैट हैंड रूल्स द वर्ल्ड। तो इसको आंसर करो कि नर्चरर जो है वो दुनिया को कैसे रूल करता है। बिकॉज नर्चरर प्रिपेयर्स अ पर्सन, जैसे मदर है वही तो बच्चे की पर्सनैलिटी को डिसाइड करती है, मतलब टू सम एक्सटेंट उसको डिफाइन करती है। उसके बाद जो जो लोग बनते हैं दैट इज अ रिजल्ट ऑफ दैट, आपका फ्यूचर इज अ रिजल्ट ऑफ द नर्चरिंग दैट यू गेट। इसके कुछ एग्जाम्पल्स, तो इस तरह से यू नो यू आस्क योर सेल्फ क्वेश्चन कि व्हाट, वाई, हाउ कैन यू स्ट्रेंथन द हैंड दैट रॉक्स द क्रैडल। तो दिस कैन बी अनदर क्वेश्चन, कैसे वुमेन को एम्पावरमेंट का एक इसमें एंगल आ सकता है, मदर नेचर को प्रिजर्व करने का एक एंगल आ सकता है इसमें, इन्वायरमेंट से इसको कनेक्ट करके देखो, सोसाइटी से कनेक्ट करके देखो। मतलब ये जो GS के सिलेबस है ना, इन्वायरमेंट है उसमें, सोसाइटी है उसमें, इकोनॉमी है उसमें, पॉलिटी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, सब कुछ है। तो ट्राई टू कनेक्ट द ऐसे टॉपिक, इवन ये देखने में बड़ा फिलोसॉफिकल सा लग रहा है, बट यू कैन एक्चुअली कनेक्ट इट एंड गेट डिफरेंट पर्सपेक्टिव। जितना ब्रॉड सोच सकते हो उतना फायदा, उतना वो रहेगा, उसको एथिकल एंगल से भी सोच सकते हो। तो इसलिए मैं कहती हूँ जब GS 1 2 3 4 हो जाए ना, उसके बाद फिर ऐसे का आप देखना, अभी मत देखो। उसके बाद मैंने शबीर सर का लगाया था एडुकेमी का, इट वाज गुड, लाइक इट। तो ही मेक्स यू क्वेश्चन दिस, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आप सोच करके बहुत सारे पॉइंट्स निकाल सकते हो ऑन द स्पॉट। राइट। कब तक हुआ वो खत्म आपका कोचिंग? राइट राइट राइट। वाजिरा में क्या?
ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में क्या क्या टॉपिक्स कवर हुआ है? ठीक है, तो मतलब गांधी जी चल रहा है। हम्म। राइट। पर जहाँ तक पढ़ाया है कुछ तो पर्टिकुलर सिलेबस का एक वर्ड होगा या एक फ्रेज होगा, एक लाइन होगी, वो कवर हुआ होगा, राइट? जैसे मान लो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी मान लो एग्रीकल्चर के क्लासेस हो गए सपोज, पर पूरा ज्योग्राफी तो नहीं हुआ खत्म, सिर्फ एग्रीकल्चर हो गया। मतलब तो अम, या फिर फॉर एग्जांपल हाँ, तो एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस निकाल के देख लो प्रीवियस ईयर से, ठीक है? कि कौन सा टॉपिक है, सिलेबस का कौन सा वो लाइन है जिससे ये जो टॉपिक पढ़ाया है वो कनेक्ट कर रहा है, फिर उससे क्वेश्चंस इजीली दिख जाएंगे, ऑनलाइन भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ एग्रीकल्चर, देन ट्राई आंसरिंग दैट। तो गो टॉपिक वाइज देन ना, मतलब ज़रूरी नहीं है ना कि पूरा पॉलिटी खत्म हो जाए तभी पॉलिटी का आंसर लिखो, पॉलिटी में जितना खत्म हुआ उतने के आंसर लिखो। मान लो कि एनसीएम हो गया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गया, तो उससे पहले 1857 हुआ होगा शायद, तो 1857 के जो क्वेश्चन है उसको लिखो। ये सोशल रिलीजियस मूवमेंट शायद हुआ होगा, के आंसर्स लिखो, ठीक है? पूरा मत लिखो, जो आया है उसी का लिखो ना, तो है ना, वैसे कर सकते हो। इसीलिए कह रही हूँ सिलेबस याद करो। मुझे तो एग्जाम के बाद सब भूल गया, आप लोग याद कर लो सिलेबस, ठीक है? रिमेंबर वर्ड टू वर्ड सबका, एंथ्रोपी। यस, 4 के लिए अगेन सिलेबस याद करो। हाँ, उसमें तो ये है कि जैसे फर्स्ट लाइन ही ऐसा है ना, क्या एसेंस ऑफ एथिक्स, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स, ठीक है? तो अगेन गो वर्ड बाय वर्ड, क्या है एसेंस ऑफ एथिक्स, गूगल इट या फाइंड इट फ्रॉम स्टैंडर्ड बुक, मेक योर ओन नोट्स, इसमें तो अपने नोट्स ही बनाओ, और एग्जाम्पल्स एडमिनिस्ट्रेशन से देखो, खुद के लाइफ से देखो, कोई फेमस एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल अगर तुम्हारे घर परिवार में कुछ एग्जाम्पल है, पर्सनल एग्जाम्पल, कैन गो फॉर दैट, न्यूज़पेपर से एग्जाम्पल देखो। हाँ, नहीं ज़रूरी नहीं है, फेमस भी दो और अपना भी दो, कुछ क्वेश्चंस तो पर्सनली आते हैं, ऐसे आते हैं कभी तो आया था कि व्हेन इन योर लाइफ हैव यू शोन इंटेग्रिटी करके, तो आया था, तो यू हैव टू राइट योर ओन एग्जाम्पल, एक्सेल शीट के फॉर्मेट में कर सकते हो। लास्ट ईयर्स के जो टॉपर थे शुभम कुमार, उसका एक चैनल है, मैंने उसको फॉलो किया था इस बार, तो ही हैज़ मेड दैट एक्सेल शीट, तो उसमें उसने क्या किया था कि एक एक वर्ड पकड़ के जो भी वैल्यूज़ हैं, जो भी सिलेबस के वर्ड्स हैं, इंटेग्रिटी, कंपैशन, ऑनेस्टी, करेज, तो वो सब लिख करके उसका डेफिनेशन क्या है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन से क्या एग्जाम्पल है, आपकी लाइफ से क्या एग्जाम्पल है, कोई फेमस एग्जाम्पल, विवेकानंद, गांधी जी या कोई सा भी, तो उस तरह से लिखो, मेक दैट, हैव इट रेडी। इसमें क्या होता है, एक एक वर्ड का मीनिंग तुम्हें पता होना बहुत ज़रूरी है, एक एक वर्ड का डेफिनेशन याद होना बहुत ज़रूरी है। ऑनेस्टी क्या है, वी नो इट, बट डिफाइन करने में थोड़ा दिक्कत आता है। करेज क्या है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम ऑनेस्टी, तो इसको डिफाइन करने में हैव ऑल द डेफिनेशंस रेडी। एक ऋषिकेश रेड्डी के भी नोट्स थे, वो भी मैंने देखा था, दैट ऑल्सो यू कैन सी, ऋषिकेश रेड्डी आई थिंक ही वाज ऑल इंडिया रैंक 93 और समथिंग इन 2019, तो उनके स्टैटिक नोट्स हैं अवेलेबल ऑन इनसाइट्स ऑन इंडिया के वेबसाइट पर, देख सकते हैं, काफ़ी डिटेल्ड नोट्स हैं, लाइक वर्ड टू वर्ड है। तो ये एथिक्स का अप्रोच ये रहेगा, और केस स्टडी सॉल्व करो, डिस्कस करके सॉल्व करो, लिख करके सॉल्व करो, लेकिन करो, बट केस स्टडी बाद में करना, वंस यू आर डन विद पार्ट ए ऑफ द सिलेबस। केस स्टडी तो बाद में आता है, पहले पूरा सिलेबस कर लो, और वही वर्ड्स के डेफिनेशंस रेडी रखो, डायग्राम्स वगैरह भी छोटे छोटे डायग्राम्स रहते हैं, तो मैंने एक बार देख लेना, शुभम कुमार का चैनल है, एथिक्स के नोट्स थे। सीएस मेंस के लिए बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, अ, देखो एक्चुअली क्या होता है ना, कोई भी टॉपिक है ना, टॉपिक वाइज बनाओ एक्चुअली,
जैसे एथिक्स में वर्ड वाइज बनाओ, मतलब दैट इज इटसेल्फ अ टॉपिक ओनली। उसमें क्या होगा कि उसका पहले तो पर्सपेक्टिव डिफाइन कर लो कि तुम्हें नोट्स में क्या क्या चाहिए। जैसे टॉपिक है तो टॉपिक में कोई सा भी टॉपिक है उसमें पहले क्या होना चाहिए कि कुछ डेटा होना चाहिए, कुछ उसका बैकग्राउंड होना चाहिए, उसके प्रॉब्लम्स होने चाहिए, उसका सोल्यूशन होना चाहिए, उसमें गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिया वो होना चाहिए, उसका वे फॉरवर्ड होना चाहिए। ये होता है एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ पैटर्न। क्वेश्चन मोर और लेस इसी से आएगा, उसके बाहर क्या ही आएगा, राइट? तो वेन एवर यू प्रिपेयर अ टॉपिक हैव दी सब हेडिंग्स रेडी कि हाँ, उस तरह से तुम्हारा एक होलिस्टिक कवरेज होगा किसी भी टॉपिक। प्रॉब्लम्स, गवर्नमेंट स्टेप्स, सोल्यूशंस, और वे फॉरवर्ड, और डेटा। डेटा को भी आंसर में प्रेजेंट करने के तरीके हैं, यू कैन मेक डायग्राम, बॉक्स बना के दिखा दो, तो हाईलाइट कर दो, ब्लैक पेन से लिख लो। थोड़ा वो सभी थोड़ा स्कूलिश लगता है, बट स्कूल में जिस तरह से आप आंसर लिखते थे वैसा आप प्रेजेंट अगर कर दो तो डेफिनेटली 4-5 मार्क्स उसके बढ़ जाते हैं। थोड़ा ऐसे डबल लाइन कर दिया, सब बच्चों ऐसा लगता है बट करते हैं यूपीएससी में लोग, एंड मार्क्स आते हैं। इशू पे जाओ कि क्या इशू है। जीएसटी है, जीएसटी का क्या इशू है? डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स है वर्ड, ठीक है। कभी कभी स्टैटिक क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो वो तो पता होना ही चाहिए, वो तो प्रीलिम्स के टाइम पढ़ ही रहे हो, उसके साथ साथ उसको डिफाइन करना भी आना चाहिए। लेकिन उसका इशू क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स का क्या इशू है? बर्डन किसी और पे पड़ता है, वो इशू है। इनडायरेक्ट टैक्स को कम करना है, डायरेक्ट टैक्स को बढ़ाना है, ये इशू है। कैसे करेंगे, वो इशू है। गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन कम क्यों है, उसका इशू है। टैक्स कलेक्शन होने के पीछे के रीजंस को एनालाइज करो, उसका सोल्यूशन सोचो, फिर गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिया वो सोचो। दैट वे यू विल बी कवरिंग एवरीथिंग। गो फॉर अ प्रॉब्लम सोल्यूशन। एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर में क्या क्या इशू है, पूरा उसके सप्लाई चेन के उस पर जाओ कि कहाँ कहाँ पे क्या इशू, कहाँ पे क्या इशू, क्या क्या बॉटल नेक्स आ रहा है, तो क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है, क्या क्या स्कीम्स हो रहा है, क्या क्या डेटा है, क्या रैंकिंग है इंडिया की एक्सपोर्ट में इम्पोर्ट में, जो गो फॉर दैट। हम्म। मोस्टली करंट में आ ही जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, बट डोंट लूज आई ऑन द स्टैटिक ऑल्सो। स्टैटिक से ही तो आप करंट में चीज़ें जोड़ोगे ना। करंट में कुछ आया, उसका बैकग्राउंड में जाके देखो कि कौन से सिलेबस से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है? कुछ भी दिखा, जस्ट थिंक कि कहाँ पे आ रहा है, ये GS1 में आ रहा है, 2 में आ रहा है, 3 में आ रहा है, उसके कौन से सब हेडिंग में आ रहा है, तो उस तरह से। हाँ, जैसे 5G का इशू आ रहा है, तो जो भी है तो उसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करके देखो, उसमें देखो उसका क्या प्रॉब्लम है, क्या सोल्यूशन, इज देयर एनी इशू विद दैट। बायोडाइवर्सिटी के कंसर्न को लेकर के कुछ लोग इशू उठाए थे, जो भी है इस तरह से देख सकते हो। कोई कुछ बोल हाँ, हाँ, लेकिन सिलेबस अगर फर्स्ट टाइमर के लिए वही है, सिलेबस और टेस्ट पेपर एनालिसिस, हमेशा यही कहूँगी, दैट विल सेव योर एनर्जी अ लॉट। बहुत सारी चीज़ें फालतू पढ़ लेते हैं हम, ये मैंने खुद फेस किया है। बहुत सारी चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा अननेसेसरी फालतू पढ़ी थी। तो अगर आप सिलेबस याद रखोगे और प्रीवियस ईयर देखोगे ना, तो आपका 80% ऑफ द एनर्जी विल गो ओनली ऑन द राइट थिंग्स जो बार बार आ रहा है। तो वही है, फ्रेशर्स के लिए ये और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और बहुत सारे फ्रेशर्स हैं फर्स्ट टाइम में निकाल लेते हैं अच्छा अच्छा रैंक, राइट? तो वो यही करते हैं बिकॉज दे नो कि कहाँ फोकस करना है। हमें क्या होता है, हमें पता नहीं होता कहाँ फोकस, हम अननेसेसरी चीज़ें पढ़ते हैं। तो अगर वो टाइम कट हो जाएगा ना अननेसेसरी चीज़ का, तो हो जाएगा, तब आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे, टाइम भी बच जाएगा इनफैक्ट। ऐसा नहीं होगा कि टाइम का क्रंच हो जाएगा, बिकॉज सोर्सेज तो हैं ना, और बट उस सोर्स को फिल्टर करना ज़रूरी है, rather than just reading everything under the sun। तो उस तरह से फ्रेशर के लिए टाइम बच जाए। तो सिलेबस याद करो, प्रीवियस ईयर देखो।
अच्छा। हाँ। जॉब किया। पूछ रहे हैं, अच्छा इंटरव्यू की बात कर रहे हो। हम्म। उसके बाद जॉब किया था। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद अभी कितना टाइम हुआ है मैकेनिकल छोड़े। एक फिर तो तुमसे पूछेंगे। अगर जॉब किया होता या फिर और किसी सर्विस में होते ना तो नहीं पूछ, फिर नहीं पूछ, लेकिन अभी वी आर वेरी रिसेंट। कैसे याद करें। नेक्स्ट आईएएस का एक क्लास होता है इंटरव्यू गाइडेंस का। तो 4-5 क्लास में दे विल ब्रश अप ऑल द टॉपिक्स जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं। दैट विल हैपन ड्यूरिंग इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है वंस यू क्वालिफाई मेंस ना, या 1,000 1,500 नॉमिनल कॉस्ट में वो क्लासेस होता है। एंड सारे इंजीनियर्स वहीं जाते हैं। मैंने सिविल इंजीनियरिंग के लिए वहीं किया था। मेरे से लास्ट टाइम में जब मेरा डैनिक्स में हुआ था तब मुझसे पूछे थे कुछ क्वेश्चंस। इस बार क्योंकि मैं डैनिक्स में थी तो मेरा सर्विस से ही ज़्यादा क्वेश्चन, सिविल से कुछ भी नहीं पूछा। तो अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस आ रहा है बीच में ना तो मोस्टली इट विल दे विल क्वेश्चन यू मोर अबाउट योर वर्क देन योर बैकग्राउंड, बट बिकॉज यू आर वेरी फ्रेश ग्रेजुएट तो पूछेंगे। तो वो तो मेंस के बाद इधर ज्वाइन कर लेना, काफ़ी अच्छा रहता है। देख लो 20 साल का देख लो, छोटे छोटे पेपर्स आते हैं। योगा करो। मेडिटेशन करो इफ पॉसिबल। आज टाइम हो रहा है। ठीक है, लास्ट फ्यू क्वेश्चंस। हाँ, वही डिसिप्लिन के लिए ट्राई टू मेक टाइम टेबल। अच्छा। देन अगर आसपास कोई है तुम्हारा शुभचिंतक तो लेट देम नो कि होल्ड यू अकाउंटेबल करके कि मैं कुछ भी करूँ, मेक श्योर आई गेट अप एट 5 o'clock इन मॉर्निंग। इफ दैट कैन बी डन, घर पे बोल दो किसी को कि फ़ोन पे रोज मुझसे पूछो, दैट कैन बी डन। अनदर थिंग इज आई यूज टू हैव अलार्म्स थ्रू आउट द डे। तो दैट इज़ फॉर सेल्फ थिंग कि खुद ही अच्छा 3 घंटे हुए, 3 घंटे में मैंने इतना टारगेट रखा था, डिड आई डू दैट और नॉट। ठीक है। तो लिख के भी रख सकते हो चार्ट पे, और वो चार्ट अपने सामने रखो या कहीं पे रखो, हम ताकि देख के कभी शर्म आए कि अरे टारगेट था मेरा इतना 10 पेज का और मैंने 5 पेज पढ़े। देन यू फील बैड अबाउट कि अरे मेरे को करना चाहिए था। व्हेन यू राइट ना थिंग्स बिकम क्लियर। और व्हेन यू टेल समवन, अगर माइंड में रहता है तो हम माइंड से उड़ जाती हैं वो चीज़ें। लेकिन अगर कोई बताता है, या फिर अगर कोई इन पर्सन बताता है इवन बेटर, कोई फ़ोन पे बताता है ठीक है, या फिर अगर आपका पेपर आपको बता रहा है, आपकी डायरी आपको बता रही है कि यार दिस वॉज योर टारगेट एंड यू डिड नॉट अचीव इवन 50% ऑफ इट, या फिर 80% किया 20% रह गया, मतलब वो ओवर टाइम फिर इंप्रूव होने लगता है। तो थ्रू आउट द डे यू कैन पुट सम अलार्म्स, या फिर हैव दैट 25 मिनट्स का टाइमर। देर इज अ ब्रेन फोकस करके एक ऐप था, दैट ऑल्सो आई यूज। 25 मिनट्स में आई विल नॉट इवन सी एनीथिंग, आई विल नॉट सी माई फोन, आई विल नॉट सी एनीथिंग। तो साइड में रखा रहेगा। 25 मिनट के बाद बजेगा बेल, देन आई विल जस्ट थिंक और वॉक समथिंग, हैव अ टी और समथिंग, 5 मिनट का। देन अगेन द साइकिल स्टार्ट्स। तो पूरे दिन में कितने साइकिल्स किए वो देख सकते हो, 25 मिनट्स के 16 साइकिल किए, 20 साइकिल किए। हाँ। तो ये कुछ ऐसे प्रैक्टिकल चीज़ें जो मैंने खुद की हैं, तो इस तरह से आप कर सकते हो। 12 कर लिया तो फिर पीटी करने की। तो बाय द टाइम क्या होगा ना, तुम्हारा ऑलरेडी पढ़ के हो गया होगा बहुत बार। तो जब पढ़ते हो तो अंडरलाइन भी करते होगे। तो बाद में मैं क्या करती थी, जैसे फर्स्ट रीडिंग में अंडरलाइन किया, सेकेंड रीडिंग में रेड पेन से अंडरलाइन किया, थर्ड रीडिंग में हाईलाइट किया, फोर्थ रीडिंग में नोट्स बनाया, ऐसे किया। तो उससे क्या होता है, आपका बल्क कम 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 हो गया।
वो करना पड़ेगा। थोड़ा रीडिंग स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। शुरू में स्लो आता है। मे का कब करो? अच्छा। देखो क्या होता है कि 4 महीने का हो गया के बाद तुम फिर से रिवाइज कर सकते। 4 मंथ्स, आफ्टर 4 मंथ्स एज पास ना, फिर दोबारा जब तुम पढ़ोगे ना, चीज़ें थोड़ी बदल भी जाती हैं, सब कुछ चेंजेस आए होंगे तो उसको अपडेट, वो याद रहेगा। और ऐसा नहीं है कि मंथली मैगजीन्स में हर महीने कुछ नया ही आता है, बहुत सारी चीज़ें ओवरलैप भी होती हैं, तो देखने में ज़्यादा लगता है पर वो एक्चुअली उतना ज़्यादा होता नहीं है। तो 4 महीने का ब्लॉक बना लो, उसके बाद फिर उसको रिपीट कर सकते। और हर वीकेंड वीकेंड रख लो, सैटरडे सैटरडे या सैटरडे संडे करंट के लिए ऐसे कुछ डेजिग्नेट कर लो अपने हिसाब से, अपने शेड्यूल के। मैं चलूँगी अब। ओके। ओके।